मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, मैं सो रहा था। अच्छा हुआ कि तुम सो रहे थे, वरना मेरे साथ तुम्हारी भी नींद खराब होती। सड़कें खाली पड़ी थी। हरपाल कौर ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, मुझे वचन दो कि तुम बंबई में ज्यादा दिन नहीं ठहरोगे और वहां से सीधे मेरे पास आओगे। मैंने कहा मैं वचन देता हूं कि बंबई से सीधा तुम्हारे पास आऊंगा और बड़ी जल्दी आऊंगा। वो खुश होकर कहने लगी, अब इस वचन पर मर्दों की तरह कायम रहना। सरदार की तुम फिक्र न करो, वो बुढ़ा खूसट जालिंधर वाली कोठी में कभी कभार आता है। आ भी गया तो मैं उसे भगा दूंगी। उसकी क्या मजाल है कि मेरे सामने बोले। गाड़ी अब रेलवे स्टेशन के सामने आ गई थी। स्टेशन की बत्तियां जगमगा रही थीं। मुसाफिर गाड़ियों और तांगो रिक्शों से उतरकर अपना अपना सामान खुलियों से उठवा रहे थे। जालिंधर के स्टेशन में 12 बरस में कोई तब्दीली नहीं आई थी, वैसे का वैसा ही था। हरपाल कौर ने गाड़ी एक तरफ अंधेरे में खड़ी कर दी, मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर दबाया, फिर उन्हें चूमा और कहने लगी, लगता है तुम मुझसे फिर बेवफाई करोगे। अब गए हो तो जाने कितने सालों बाद मिलोगे। मैंने कहा, हरपाल जी, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। माता जी की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद फौरन बंबई से जालिंधर रवाना हो जाऊंगा। उसने पर्स में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, इसे मेरे सामने मत खोलना, इसे मेरी मोहब्बत की छोटी सी निशानी समझकर स्वीकार कर लेना। मैंने लिफाफा कमीज की जेब में डाल दिया और कहा, शुक्रिया हरपाल जी, अब मैं जाता हूँ। रब रखा। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। मैं गाड़ी से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी की तरफ चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर पीछे न देखा कि हरपाल कौर की गाड़ी वहां खड़ी थी या नहीं। अब मेरी सारी तवज्जो आगे की जानिब थी। रेलवे पुलिस का कोई आदमी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया था। लॉबी के अंदर आगे जाकर प्लेटफॉर्म का गेट था, जहां एक टीटी कुर्सी पर बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे बंबई एक्सप्रेस का टाइम पूछा। उसने बेनियाजी से कहा, बस आने वाली है। मैंने पूछा, लेट तो नहीं महाराज? उस शख्स ने कहा, हो सकता है लेट हो, अमृतसर से तो ठीक वक्त पर चली थी। मैं टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अगर ट्रेन अमृतसर के स्टेशन से चल पड़ी थी तो इसका मतलब था कि वो जालिंधर पहुंचने ही वाली थी। बंबई एक्सप्रेस रन थ्रू गाड़ी थी और आज़ादी मिलने और पाकिस्तान बन जाने के बाद अमृतसर से जालिंधर और जालिंधर से होकर बंबई जाया करती थी। पहले ये गाड़ी पिशावर से बंबई और बंबई से पिशावर जाया करती थी। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हुजूम था, बहुत मुसाफिर थे। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। मैं सीधा अखबारों वाले स्टॉल की तरफ गया। चंद कदमों के फासले पर खड़े होकर देखा। स्टॉल पर कुछ अखबार और रिसाले पड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया। मुझे डर था अखबार आ गया होगा, उसमें अगर मेरी तस्वीर छपी हुई होगी तो स्टॉल वाले ने भी ज़रूर देखी होगी। मगर बहुत जल्द मुझे मालूम हो गया कि जालिंधर के अखबार अभी स्टॉल पर नहीं आए थे। स्टॉल वाले ने कहा कि जालिंधर के अखबार 1 घंटे बाद छप कर आएंगे। मैंने अमृतसर के अखबारों के बारे में पूछा तो बोला, अमृतसर के अखबार जनता एक्सप्रेस में आते हैं, जो बंबई एक्सप्रेस के 1.5 घंटे बाद आएगी। मैंने कहा, अमृतसर के अखबार हवाई जहाज से नहीं आते? स्टॉल वाला हंसकर बोला, महाराज, हवाई जहाज का खर्चा बहुत होता है, फिर तो अखबार 4-5 रुपए का बिकना चाहिए। उस जमाने में अखबार की कीमत इंडिया में 1 आना हुआ करती थी। मैंने इत्मीनान का सांस दिया। इसका मतलब था कि जब जहां अखबार आएंगे तो मैं जालिंधर से काफ़ी दूर निकल चुका हूँगा, और जनता एक्सप्रेस वाले अखबार तो अम्बाला और लुधियाना, दिल्ली वगैरह काफ़ी देर बाद पहुँचेंगे। मुझे ये ख्याल नहीं आया था कि अम्बाले से आगे अखबार बजरिया हवाई जहाज़ पहुँचाए जाते हैं, और जब मेरी गाड़ी मीरठ पहुँचेगी तो मेरी तस्वीर वाले अखबार दिल्ली, बंबई और अम्बाला, लुधियाना सब शहरों में पहुँच चुके होंगे और मैं किसी भी जगह पहचाना जा सकूंगा। मुझे इस खतरे के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी, और ये तदाबीर यही हो सकती थी कि मैं हर स्टेशन पर डिब्बे से उतरकर जायज़ा लूँ कि हालात कैसे हैं। अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बजाय इसके कि मैं डिब्बे में बैठा बैठा पकड़ लिया जाऊँ, बाहर से ही फरार हो जाऊँ। अभी रात का अंधेरा था। मैं बॉम्बे एक्सप्रेस में सवार हो गया। 2nd क्लास का टिकट था। एक आदमी पहले से अपनी सीट पर बिस्तर लगाए सो रहा था। मैं दूसरी सीट पर लेट गया। एक्सप्रेस ट्रेन थी। जालिंधर से चली तो छोटे स्टेशनों को छोड़ती चली गई। लुधियाने में सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। मैं डिब्बे से उतरकर सीधा किताबों और रिसालों के स्टॉल पर गया। मालूम हुआ उस रोज का ताज़ा अखबार अभी नहीं आया था। मैं मुतमईन होकर वापस डिब्बे में आ गया। डिब्बे में जो दूसरा मुसाफिर सफर कर रहा था वो एक बूढ़ा हिंदू कारोबारी आदमी था। वो बीमार था और बेशतर वक्त बिस्तर पर ही लेटा रहा। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद नींद की गोली खाकर सो गया। अम्बाले काफी दिन चढ़ाया था। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म पर उतरकर सीधा बुक स्टॉल पर गया। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के ताज़ा अखबार आ गए हुए थे। कुछ लोग वहीं खड़े खबरें देख रहे थे। अमृतसर से एक अखबार गुरमुखी का और एक हिंदी का छपता था। मैं गुरमुखी तो नहीं जानता था मगर हिंदी पढ़ लेता था। मैं जल्दी से हिंदी का अखबार उठाकर देखने लगा। मैं एकदम संभल गया। अखबार के पिछले सफ़े पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये खबर नहीं थी, छोटा सा इश्तिहार था। उसमें लिखा था कि ये तस्वीर एक पाकिस्तानी जासूस की है जो अमृतसर जेल से फरार हो गया है। उसने एक आदमी का कत्ल भी किया है।
ये शख्स जिस किसी को जहां भी दिखाई दे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। खबर पढ़ने के बाद मैं मोहतात हो गया। मैंने वहां जो लोग खड़े थे उनका जायजा लिया। उनमें से अभी तक शायद किसी ने मेरी तस्वीर वाला इश्तिहार नहीं पढ़ा था। लोग मशरकी पंजाब की सियासी खबरें बड़े इन्हिमाक से पढ़ रहे थे। इश्तिहार में मेरी वो तस्वीर छपी हुई थी जो अमृतसर जेल के हुक्काम ने उतारी थी। मैं मैली कमीज में था और मेरी शेव बड़ी हुई थी। तस्वीर इतनी साफ भी नहीं थी, फिर भी मैं पहचाना जाता था। मैंने जालिंधर का एक अखबार देखा, उसके पिछले सफ़े पर भी मेरी तस्वीर वाला इश्तिहार छपा हुआ था। मैं खामोशी से अपने डिब्बे में आकर बैठ गया। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं दिल्ली पहुंचने तक किसी तरह अपना हुलिया बदल लूँ। मेरे पास हुलिया बदलने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि पतलून की जेब से रुमाल निकालकर उसे अपने सर पर बांध लिया और नीचे वाली सीट छोड़कर ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गया। ट्रेन अंबाले स्टेशन पर 10-15 मिनट तक खड़ी रही। जहां से चली तो मीरठ कैंट के स्टेशन पर जाकर रुकी। मैं ऊपर वाली बर्थ से एक लम्हे के लिए भी नीचे न उतरा। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। दिल्ली तक मैं डिब्बे की बर्थ पर ही लेटा रहा। कभी कभी अपने साथी हिंदू मुसाफिर पर यह जाहिर करने के लिए मैं सो रहा हूँ खराटे लेने लग जाता। खुदा खुदा करके दिल्ली का स्टेशन आया। अगर मशरकी पंजाब के अखबारों में मेरी तस्वीर छपी थी तो यकीनी बात थी कि कम अज़ कम दिल्ली के अखबारों में भी ज़रूर छपी होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर आहिस्ता हो गई थी। जब रुकी तो मैं बर्थ से नीचे आया और बड़े इत्मीनान से डिब्बे में से उतरकर किसी की तरफ देखे बगैर पीछे की तरफ चल पड़ा। मुसाफिरों के हुजूम में से जानबूझकर गुजर रहा था। ट्रेन के पीछे डिब्बे के पास रेलवे पुलिस का आदमी गार्ड से कोई बात कर रहा था। मेरे सर पर रुमाल बंधा हुआ था। मैंने ऐसी अदाकारी शुरू कर दी जैसे मुझे किसी आदमी की तलाश है। मैं डिब्बे में झांक कर देखने लगा, फिर खामोशी से पुलिस के सिपाही और गार्ड के करीब से आगे निकल गया। ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा था। आगे रेलवे लाइन खाली थी। मैं लाइन में उतर गया और दूसरी लाइन अबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया, जहां बहुत कम लोग थे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के हुदूद दरबे से मैं वाकिफ था। मैं रेलवे गोदाम की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म की ढलान आ गई। दाएं जानिब जंगले के करीब रेलवे गोदाम का फाटक था जो आधा खुला था। मैं गोदाम के अहाते में दाखिल होने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, टिकट है तुम्हारे पास? मैंने मुड़कर देखा, एक रेलवे टीटी खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने जल्दी से जेब से सेकंड क्लास का टिकट निकालकर उसे दिखाया। उसने टिकट देखकर कहा, यह तो बंबई का टिकट है। सेकंड क्लास का टिकट देखने के बाद रेलवे टीटी का लहजा नरम हो गया था। मैंने कहा, बात यह है कि मैं बंबई जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरे एक रिश्तेदार परशुतम दास जी गोदाम में मुलाजिम हैं, सोचा उससे मिलता चलूं। टीटी ने मुझे टिकट वापस करते हुए बड़े अखलाक के साथ कहा, ज्यादा देर न लगाइएगा, ट्रेन जहां ज्यादा देर नहीं रुकेगी। बस मैं अभी आया। मैंने टिकट लेकर जेब में रखा और माल गोदाम के अहाते में उस तरफ चल पड़ा जिधर माल गोदाम का दफ्तर था। इन दफ्तरों के अकब में बाहर जाने का रास्ता था। इस रास्ते से बाहर निकल गया। बाहर आते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा बस्ती निजामुद्दीन औलिया पहुंच गया। खतरा मेरे सर पर बराबर मंडला रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले। रुमाल मैंने उसी तरह सर पर बांधा हुआ था। मैं मज़ार शरीफ के गेट के पास पब्लिक टेलीफोन बूथ पर गया और गुलखान का नंबर डायल किया। एक मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो मौजूद हो। दूसरी तरफ घंटी बिल्कुल न बजी। मैंने दूसरी बार तीसरी बार डायल पर नंबर घुमाया, मगर हर बार दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। मैं समझ गया कि पीछे मामला खराब हो चुका है और गुलखान रूपोश हो गया है और उसका टेलीफोन कट गया है या उसने खुद काट दिया है। मैं सोचने लगा कि गुलखान के पुराने मकान में जाऊं या न जाऊं। प्रोफेसर जमशेद का मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था। वो जिस दफ्तर में काम करता था उस दफ्तर का मुझे इल्म था। वहाँ डायरेक्टरी पड़ी हुई थी। डायरेक्टरी में से प्रोफेसर जमशेद के दफ्तर का नंबर मिल गया। मैंने वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई। उसने अंग्रेजी में पहले अपने ऑफिस का नाम लिया, फिर पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने कहा, मुझे प्रोफेसर जमशेद से मिलना है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? औरत ने कहा, प्लीज़ होल्ड ऑन। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से प्रोफेसर जमशेद की आवाज़ आई। हेलो, मैं प्रोफेसर जमशेद बोल रहा हूँ। इस किस्म के हालात के लिए हमने पहले से एक मंसूबा बना रखा था कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम एक खास जुमला बोलकर अपनी शनाख्त करवाएंगे। मैंने कहा, मैं गाजियाबाद से आपके लिए खास घी लेकर आया हूँ, मेरा नाम मुखी दास है। ये दोनों जुमले या जुमला हमारा कोडवर्ड था। प्रोफेसर जमशेद फौरन समझ गया कि मैं बोल रहा हूँ। उसने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, मुखी दास जी, घी मेरे पास मकान पर पहुँचा दें, मैं उस वक्त तक आपसे नहीं मिल सकता। इसका मतलब था कि मैं दफ्तर टाइम के बाद रात को मिलूं। मकान से प्रोफेसर की मुराद गुलखान वाला वीरान मकान था। मैंने कहा, अच्छा जी, धन्यवाद। मैंने फोन बंद कर दिया और बूथ से निकलकर इर्द गिर्द गहरी निगाह डाली। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। मज़ार शरीफ और बस्ती की जानिब रोशनियां हो रही थी। मज़ार शरीफ की तरफ से कवाली की आवाज़ आ रही थी। मैं चुपके से उस कच्ची सड़क पर चल पड़ा जो मुगल शहजादे की कब्र वाले अहाते के करीब से होकर गुलखान के वीरान मकान को चली गई थी। इस मकान पर कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा होता तो प्रोफेसर जमशेद कभी ये न कहता कि घी मेरे मकान पर पहुंचा दो।
खतरे की सूरत में मुझे वो सिर्फ इतना कहता कि घी वापस ले जाओ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने मकान के पास पहुंचकर खुफिया जगह से चाबी निकाली, दरवाजे का ताला खोला और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल वाले इकलौते कमरे में आ गया। मैंने सर पर से रुमाल खोलकर जेब में रखा और खिड़की जरा सी खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। आपको मालूम ही होगा कि ये क्वार्टर नुमा छोटा सा मकान गुल खान ने किस जमाने में खरीद दिया था, मगर वो खुद शहर के अंदर एक महल्ले में रहता था। इस मकान में हमारी खुफिया मुलाकातें ही होती थी। मैंने नीचे झुककर सिगरेट जलाया और खिड़की के पास खड़े होकर उसे इस तरह पीने लगा कि कश लगाते वक्त सिगरेट के सिरे के सुर्ख रोशनी बाहर न जाए। मैं सोचने लगा कि गुल खान कहाँ रूपोश हो गया होगा, कहीं पुलिस उसे पकड़ कर न ले गई हो। इतना मुझे मालूम था कि गुल खान बड़ा दलेर कमांडो और इस्लाम का फिदाई है। वो पुलिस के तशद्दुद से मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। यही वजह थी कि प्रोफेसर जमशेद अभी तक अपने दफ्तर में काम कर रहा था। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो गुल खान के साथ ही प्रोफेसर जमशेद भी रूपोश हो चुका होता। अब मुझे प्रोफेसर का शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकता था कि दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी के बाद हालात क्या सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मैं खिड़की से हटकर चारपाई पर लेट गया। मुझे चंद्रिका की बदरूह का ख्याल आ गया था। ये बदरूह मेरी दुश्मन बन चुकी थी और किसी वक्त भी मुझे किसी मुश्किल में फंसा सकती थी। पहले मैं उसका ख्याल करता तो वो आ जाया करती थी, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब वो मेरी दुश्मन नहीं थी और उसे यकीन था कि मैं उसकी भारत माता को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस वक्त वो मुझसे मोहब्बत करती थी और उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करने के लिए जिस्मानी रूप में भी आ जाएगी और शादी करके मेरी मौत तक मेरे साथ जिंदगी गुजारेगी और मेरी मौत के बाद बकौल उसके वो दूसरे जन्म में हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। लेकिन द्वारका फोर्ट, एटमी सेंटर और ट्रेन की गवाही के बाद वो शायद मेरी दुश्मन बन गई थी। वो किसी भी वक्त मेरी बर्बादी का बायस बन सकती थी। मैं चारपाई पर देर तक लेटा इन्हीं ख्यालात में गुम रहा। खिड़की आधी खुली थी, उसमें से शुरू सर्दियों की रातों की खुनक हवा अंदर आ रही थी। मेरी जेब में हरपाल कौर का दिया हुआ लिफाफा उसी तरह मौजूद था। उसमें हरपाल कौर ने 100 के 7 नोट रख दिए थे। 700 काफी रकम थी। रास्ते में मैंने सिर्फ अंबाले में खाना खाया था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं सोचने लगा, खुदा जाने प्रोफेसर जमशेद कब आएगा, कहीं मेरे टेलीफोन आने के बाद वो भी ना पकड़ा गया हो। तरह तरह की वसवसे और अंदेशे मेरे दिल में पैदा हो रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 9 बज रहे थे। मैं उठकर खिड़की के पास आकर नीचे देखने लगा। मुझे कच्ची सड़क पर एक साया आता दिखाई दिया। मैंने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा। साया मकान की तरफ आ रहा था। मैंने खिड़की का आधा पट भी बंद कर दिया और दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर देखता रहा। साया मकान के अहाते में दाखिल हुआ। मैंने उसे पहचान लिया। ये प्रोफेसर जमशेद ही था। मैंने खिड़की बंद कर दी और कमरे की कुंडी खोलकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। ड्योढ़ी का दरवाजा मैंने बंद करके चटखनी लगा दी हुई थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने मखसूस कोड में पूछा। बशीर सहारनपुर से अभी नहीं आया। बाहर से कोड अल्फाज में ही प्रोफेसर जमशेद ने जवाब दिया, मैं बशीर से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। प्रोफेसर ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और मुझसे कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। हम ऊपर वाले कमरे में आकर बैठ गए। वहां अंधेरा था। मैंने एहतियातन मोमबत्ती नहीं जलाई थी। मैंने प्रोफेसर से आते ही कहा, गुल खान कहाँ है? उससे कहा, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब तुम राष्ट्रीय सेवक संघ के ट्रेनिंग सेंटर से अमृतसर की तरफ ट्रक में रवाना हुए थे तो लक्ष्मी दयाल और कालीदास ने उसी वक्त पुलिस बुलवा ली थी, क्योंकि उसे तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं आया था कि सारे हिंदू तकरीबकार बॉर्डर पर रेंजर्स के मुकाबले में मारे गए और सिर्फ तुम जिंदा बच गए। इसलिए उसने तुम्हें अमृतसर जेल भिजवाने के लिए ये सारा ड्रामा खेला था। उसने तुम्हारे साथ आदमी भेजे थे, वो भी सफेद कपड़ों में पुलिस के आदमी थे। ये सारी बातें हमें औकात में मालूम हुई। लक्ष्मी दयाल ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि तुम्हें किसके जरिए भर्ती किया गया। पुलिस ने रहीम बख्श से पूछा तो उसने कहा कि गुल खान मुर्री प्रसाद को लेकर मेरे पास आया था। चुनाचे तुम्हारे अमृतसर रवाना होने के 1 घंटे बाद ही पुलिस ने गुल खान के मकान पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने कहा, पुलिस ने उसे कहाँ रखा हुआ है? हम एक दूसरे के अंधेरे में धुंधले धुंधले खाके नजर आ रहे थे। प्रोफेसर उस वक्त भी रुमाल से ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम ये बताओ कि तुम कैसे फरार हुए, जहां सब अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छप चुकी है। तुम इस वक्त बहुत बड़े खतरे की जद में हो। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम जिस तरह भी हो कश्मीर की तरफ निकल जाओ। इस वक्त कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान और कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को तुम्हारी जरूरत भी है। वहां इंडियन फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। मैंने कहा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने कमांडो साथी गुल खान को भारतीय पुलिस के चुंगल से छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि पुलिस ने उसे कहाँ रखा हुआ है। मैंने अपने जराये से सारा पता कराया है। गुल खान को पुलिस जम्मू ले गई है। वहां उसे नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया है। तुम्हारा राज खुल जाने के बाद कि तुम पाकिस्तानी मुसलमान हो और कमांडो और जासूस हो और तुम्हारी सरगर्मियों का मरकज कश्मीर भी है, इसीलिए पुलिस गुल खान को जम्मू ले गई